सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी का, जो आपके सिलेबस में है। तो ये जो कहानी है, इसका जो पहला 2 वीडियो है उसको मैंने अपलोड कर लिया है चैनल में। उम्मीद है आप सब लोग उसको देख चुके होंगे। आप सभी लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा कि LTR एग्ज़ाम का जो DV लिस्ट है वो आ चुका है। तो खैर उस बात को साइड में रखते हैं और पुरस्कार कहानी का MCQ जो पार्ट यहाँ पे मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, उस पे आगे बढ़ते हैं। तो पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी का है, तो इसीलिए पुरस्कार कहानी का रचनाकार कौन है? तो इसी रूप से पुरस्कार कहानी का रचनाकार हम बोल सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहानी के प्रारंभ में, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कहानी के प्रारंभ में जो दिवस जब कहानी का शुरुआत होता है, मैंने आपको बोला है कि कहानी का शुरुआत और अंतिम जो सेक्शंस होते हैं वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहानी के प्रारंभ में हो रहे दिवस के नक्षत्र कौन सा दिया हुआ है? तो याद रखिए, कहानी के प्रारंभ में जो नक्षत्र का जिक्र होता है वो है आर्द्र नक्षत्र। आर्द्र नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, इससे कहानी का शुरुआत होता है। आगे चलते हैं। महाराज किसके सवारी करके आ रहे थे? आ रहे थे। तो महाराज गजराज जी का जो सवारी था, गजराज जी बैठते हैं, महाराज उन पे चढ़ के सवारी करके आते हैं आगे। कहानी के अनुसार जयघोष कहाँ से हुआ? खेतों में से, प्रयोजन में से, नगतोरण में से, समुद्र में से। तो कहाँ से हुआ? तो कहानी के हिसाब से नगतोरण जो खड़े थे नीचे, जन समुद्र जो उनके प्रजा खड़े थे, वहां से जयघोष की शुरुआत हुआ। किसके बैठने के बाद महाराज नीचे उतरे? अश्व, रथ, गजराज और शेर, क्योंकि गजराज का ही सवारी कर रहे थे, इसलिए गजराज के बैठने के बाद महाराज नीचे उतरे। कहानी में किस राज्य के महाराज के बारे में बात किया गया है? बनारस, मगध, कौशल या उज्जैन? तो कौशल राज्य के बारे में बात किया गया है। एक दिन के लिए महाराज को क्या बनना पड़ता था? तो व्यापारी, कृषक, योद्धा, इनमें से कोई भी नहीं। तो एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता था। एक दिन कृषक बन के महाराज को खेत में कृषि कार्य करना पड़ता था। हल मुठ पकड़कर महाराज ने किनको चलने का संकेत दिया? अश्व को, बैलों को, हाथी को, रथों को? तो किनको? बैलों को चलने का संकेत दिया। किन्होंने फूलों की वर्षा की? युवकों ने, किशोरी कुमारियों ने, प्रजाओं ने, भेड़ ने? तो याद रखिए, यहाँ पे किशोरी कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। कौशल के उस उत्सव के दिन किस देवता का पूजन किया जाता था? वरुण देव, इंद्रदेव, सूर्यदेव या फिर वायुदेव? तो याद रखिए, कौशल के उस उत्सव के दिन में इंद्रदेव का पूजन किया जाता था। उस उत्सव में किस राज्य के राजकुमार तब उपस्थित थे? तो उस उत्सव में तब किस राज्य के? उज्जैन के, पाटलिपुत्र के, विजयनगरम के या फिर मगध के? तो याद रखिए, मगध के राजकुमार उस समय उपलब्ध थे या फिर उपस्थित थे। मगध के राजकुमार का नाम क्या था? महानाविक, सिंहलन, अरुण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए, उनका नाम अरुण था। बीज का थाल लिए कौन महाराज के पास खड़ी थी? चित्रलेखा, मधुलिखा, मालविका या फिर कल्याणी? तो चित्रलेखा आपका जो उपन्यास है उसमें नायिका है। मालविका, आपको कमेंट करके बताना है कि मालविका आपके कौन से सेक्शन में, कौन से गद्य विभाग के कौन से क्षेत्र से मालविका पात्र आई हुई है। कल्याणी आपको फिर कमेंट करना है। तो कौन खड़ी थी? मधुलिका खड़ी थी। आगे चलते हैं। किसका खेत उस साल महाराज के खेती के लिए चुना गया था? सुवासिनी, कल्याणी, सुखदा या फिर मधुलिका? तो मधुलिका का खेत उस टाइम के लिए मतलब चुना गया था। तो ये तीनों जो पात्र है, तो इनको आपको याद रखना है कि कहाँ से, कहानी के कौन से भाग से या फिर उपन्यास से, कहाँ से ये पात्र सब आए हुए हैं। महाराज के हल चलाते समय राजकुमार अरुण किसे देख रहा था? तो अवश्य वो मधुलिका को देख रहा था। पुरस्कार के रूप में महाराज ने मधुलिका को क्या दिया? रौप्य मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, इनमें से कोई नहीं। तो ताम्र मुद्राएं दिए। कितना गुना दिए? 4 गुना दिए। याद रखिएगा, 4 गुना खेत का जो मूल्य का 4 गुना दिया जाता था। मधुलिका ने उन पुरस्कार को क्या कर दिया? खेत में फेंक दिया, महाराज पर न्यौछावर कर दिया, प्रजाओं में बांट दिया, फिर राजकुमार अरुण को दे दिया। तो वो फिर से राजा पर ही न्यौछावर कर देती है। देव, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, ये उक्ति किसने किसको कहा? महाराज ने मधुलिका को, मधुलिका ने महाराज को, राजकुमार अरुण ने मधुलिका को, मंत्री ने महाराज को। तो मधुलिका ने महाराज को ये उक्ति कहा था। मधुलिका किसकी कन्या थी? सिंहरण, चंद्रगुप्त, बिलोम या फिर सिंघमित्र? तो जो
मंत्री थे उससे पहले, वो सिंघमित्र थे, उनकी कन्या थी। सिंघमित्र किस युद्ध के वीर थे? उज्जैन, कलिंग, दक्षिण या फिर वाराणसी? तो वाराणसी युद्ध के वीर थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्सव के दौरान भूमिधारी को भूमि का कितना मूल्य दिया जाता था? याद रखिए, मैंने पहले भी कहा हुआ है, 4 मूल्य दिया जाता था। उत्सव के अंत में मधुलिका किस वृक्ष के नीचे बैठी थी? विशाल बरगद के, आम के, इनमें से कोई नहीं, या फिर मधुक? तो याद रखिए, मधुक वृक्ष के नीचे वो बैठी थी। रात्रि के उत्सव में कौन सम्मिलित नहीं हुआ? अरुण, सिंघमित्र, महाराज या फिर मंत्री? तो अरुण सम्मिलित नहीं हुआ, क्योंकि वो मधुलिका के पास जाने वाला था। सोई हुई मधुलिका को जब अरुण देख रहा था तब किसने उसको प्रश्न किया? कोकिल ने, वृक्ष ने, अश्व ने, महाराज ने? तो किसने? कोकिल ने प्रश्न किया कि छी छी, तुम इस सोई हुई युवती के सौंदर्य को क्यों देख रहे हो ऐसे? क्या मधुलिका अरुण के प्रस्ताव में राजी हुई? उसने समय मांगा, हाँ, नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो राजी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके मन में प्रेम संचार हो चुकी थी। कौन पर्ण कुटीर पर बैठे हुए बीते हुए कल के बारे में सोच रही थी? मधुलिका, अरुण, मंत्री या फिर महाराज? तो मधुलिका सोच रही थी पर्ण कुटीर में बैठ के। अरुण के मिलने वाली घटना को कितने लगभग वर्ष बीत गए थे? तो दोबारा जो अरुण मिलता है मधुलिका को, तो उसके हिसाब से लगभग 3 साल बीत चुके थे, 3 बरस बीत चुके थे। तो उसके बाद आगे चलते हैं। कौन उस बीते हुए कल को लौटा लाने के लिए विकल थी या फिर था? तो अरुण, ग्रामवासी, मधुलिका या फिर महाराज? तो याद रखिए, मधुलिका विकल थी, क्योंकि उसको अभाव में वो सब याद आ रहा था, अपने खुद के अभाव में याद आ रहा था। तो वर्षा की रात में मधुलिका के कुटीर पर आश्रय के लिए कौन आ पहुंचा? राजकुमार अरुण, कौशल के राजा, मंत्री, गांव के लोग? तो राजकुमार अरुण आ पहुंचा, क्योंकि वो विताड़ित हो चुका था उसके खुद के राज्य से। राजकुमार अरुण क्यों मधुलिका के सामने दोबारा उपस्थित था? मगध से निर्वासित होकर, कौशल्य के भ्रमण के लिए, मधुलिका को वापस लाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मगध से निर्वासित होकर या फिर विताड़ित होकर वो फिर से आ पहुंचा। नवीन राज्य की स्थापना के लिए अरुण ने किस राज्य को चुना था? मगध, कौशल, वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो फिर से कौशल राज्य को चुना था। अरुण था मगध से, लेकिन उसने दूसरा राज्य स्थापना करने के लिए कौशल राज्य को चुना था। कौशल के सेनापति किनके दमन के लिए दूर चले गए थे? वाराणसी राज्य के, पहाड़ी दस्युओं के, मगध की सेना का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए, पहाड़ी दस्युओं के दमन के लिए उस समय जब अरुण लौटा था, दोबारा मधुलिका के पास लौटा था, या फिर आकस्मिक ढंग से मधुलिका से मिल चुका था, तो उसी समय वो क्यों आया हुआ था? विताड़ित होके, अपने खुद के मगध राज्य से विताड़ित होके वो आया हुआ था नया राज्य स्थापना करने के लिए। तो उसी समय कौशल के जो सेनापति और उनके कुछ सैन्य, लगभग 100 सैन्य, पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए दूर चले गए थे। मधुलिका को कहाँ पर खेती करने के लिए भूमि चाहिए था? दुर्ग के उत्तरी, पूर्वी नाले के पास, दक्षिणी नाले के पास, पश्चिमी नाले के पास? तो उसको दुर्ग के दक्षिणी नाले के पास भूमि चाहिए था। महाराज ने किससे आज्ञा पत्र देने को कहा? सेनापति को, राजकुमार अरुण को, अमात्य को या फिर मधुलिका को? तो अमात्य को आज्ञा पत्र देने के लिए कहा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। वन में आए नए मनुष्यों को देखकर कौन कोलाहल कर रहे थे? पक्षी, पशु, सैनिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पक्षी कोलाहल कर रहे थे, याद रखना है आपको। कितने प्रहर के बाद अरुण नगर की ओर बढ़ने वाला था? कितने प्रहर के बाद? यहाँ पे प्रहार हो गया है, प्रहर। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इतना सारा जो क्वेश्चन को टाइप करने के लिए, तो इसको आप थोड़ा मतलब देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रहर के बाद अरुण नगर की ओर बढ़ने वाला था? तो वो बोलता है मधुलिका को कि 4 प्रहर अपेक्षा करो, उसके बाद तुम राजगद्दी में बैठी होगी महारानी बनकर। लेकिन तीसरे प्रहर पर वो आक्रमण करने वाला था, इसलिए सटीक उत्तर 3 होगा। याद रखिए, ये छोटा सा मतलब आपको डिटेल्स है, ये आपको याद रखना होगा। कोई भी अगर 4 लिख देगा ना, तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कितने सैनिकों के साथ अरुण आक्रमण करने वाला था? वो लगभग 100 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाला था। रात के कौन से प्रहर पर अरुण निकलने वाला था? दूसरे, चौथे, तीसरे या फिर पहले? तो तीसरे प्रहर पर वो निकलने वाला था। जिस समय वो मधुलिका के साथ बात कर रहा था, जो उसके बारे में आलोचना कर रहा था, उसी समय के बाद तीसरे प्रहर पर वो निकलने वाला था। अरुण ने मधुलिका से कितने समय के लिए विदा लिया? तो रात्रि भर के लिए, 2 प्रहरों के लिए, 1 प्रहर के लिए, 4 प्रहरों के लिए? तो वो रात्रि भर के लिए विदा लेता है।
मधुलिका से। रास्ते में मधुलिका को कितने अलकाधारियों के साथ भेंट हुआ? लगभग 300, लगभग 50, लगभग 100, लगभग 200। तो याद रखिए लगभग 100 उल्काधारी या फिर मसालधारी जो बोल सकते हैं आप लोग, तो वो उस समय उस दक्षिण नाले के पास से गुजर रहे थे। सेनापति ने कितने सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने को कहा? 90, 80, 70 या फिर 60। तो 80 सैनिकों को बढ़ने के लिए कहा। उसके बाद स्वयं कितने अश्वधारियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े? 20, 30, 10 या फिर 21। तो 20 अश्वधारियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। याद रखिए जो 100 उल्काधारी थे सेनापति के पास, उनमें से उन्होंने 80 को नाले के पास जाने के लिए कहा और 20 को खुद लेके दुर्ग की ओर बढ़ चले। तो इतना ही था इस पीडीएफ में। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं जल्दी में इतना ही क्वेश्चन बना पाया हूँ। और इसका जो बाकी का क्वेश्चन हम एक तरह से एक साथ सभी कहानी विभाग का मैं एक मॉक टेस्ट लाऊंगा। वो वीडियो 2 पार्ट में होगा, सभी क्वेश्चन एक साथ मिले हुए होंगे। तो आपको ये सब क्वेश्चन इनमें इन क्वेश्चन में से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको सबको अच्छे से याद रखना है। और छोटे छोटे जो डिटेल्स है मैंने आपको बारीक किया है उसको याद रखने के लिए कहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन आने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो इतने में रहता हूँ और मिलते हैं अगले कहानी के साथ अगले वीडियो में। तो ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम सबसे अच्छा होगा अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इतने में रहता हूँ, धन्यवाद।